गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम से परिभाषा तथा पाठ्यवस्तु पर विमर्श। इसमें कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अलग अलग तरह के पाठों का पठन। जैसा कि मैंने बताया था कि पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम रीड नहीं करते या तो हमारी उच्चारण क्षमता ले लो या फिर हमारा जो व्याकरण संबंधी ले लो, कैसा भी जो भी हमारा नॉलेज है वो हमारा बैक रह जाता है। ठीक है, मतलब पिछड़ जाते हैं हम इससे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब ये बात आती है कि रीडिंग सिर्फ यही करनी होती है कि जो हमारा एक तरह का जो हमारा पाठ्य वस्तु है, या ये मान लो कि हमारा जो सब्जेक्ट है सिर्फ उसी की रीडिंग करनी पड़ती नहीं। रीडिंग के अब बहुत सारे व्यापक रूप ले लिए गए हैं, तो अलग अलग तरह के पाठों का पठन, अलग अलग पाठ होते हैं जिसमें कहानी भी आती है, चुटकुले आते हैं, पहेली आती है, कौन कौन से पठन आते हैं। तो कल मैंने आपको 2-3 चीज़ें डिटेक्ट करवाई थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अंतर कथाएँ होती है, लोक कथाएँ होती है, कहानियाँ होती है, इसी तरह जो वास्तविक कहानी होती है, वास्तविक कहानियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वास्तविक कहानी हमें क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती। तो इस तरह मैंने आपको बताया था। अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट ले रही हूँ वो ले रही हूँ पंचतंत्र। 4th नंबर था आपका पंचतंत्र, मिथक और फंतासी। पंचतंत्र, मिथक और फंतासी ये क्या है? जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, ये एक तरह से कल्पना शक्ति पर डिपेंड करता है। ये तीनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? कल्पना शक्ति पे। ठीक है, इसके अंदर बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति विकसित होती है, क्योंकि ये एक मनोरंजन का साधन माना जाता है। लेकिन आजकल लोग, जो व्यस्त लोग भी हैं, ये सिर्फ एक मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है, जिससे हमारी पढ़ने की क्षमता तो अच्छी होगी, साथ ही बच्चे एक तरह से ये मान लो कि कल्पना शक्ति का भी उनके अंदर विकास होगा। कोई भी उनके सामने कैसी भी चीज़ आएगी तो वो एक कल्पना करके अजम्पशन कर सकते हैं। इसी तरह अब लेटेस्ट में ये माना जाता है कि जो व्यस्त लोग हैं वो भी इस प्रकार की कथाओं को या इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। ये मनोरंजन के साधन माने जाते हैं, जिनकी इस वजह से तो टोटल ये माना जाता है कि जब पंचतंत्र, मिथक और फंतासी जैसी कहानी का जब अध्ययन करते हैं तो हमें एक आकर्षक का गुण विकसित होता है, क्योंकि मनोरंजन होगा तो क्या होगा? शिक्षण भी मनोरंजक बनेगा। शिक्षण मनोरंजक बनेगा तो विद्यार्थी भी शिक्षा के प्रति आकर्षक विकसित करेंगे। इसलिए इन प्रकार की, जैसे पंचतंत्र, मिथक और फंतासी, इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने के लिए भी एक तरह से अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का अध्ययन करें, पढ़ें और उनमें कल्पना शक्ति का विकास हो सके। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर विज्ञान एवं रंगमंच। विज्ञान एवं रंगमंच। विज्ञान एवं रंगमंच। अब विज्ञान एवं रंगमंच क्या होता है? ये एक एग्जांपल देती हूँ मैं छोटा सा। जैसे कोई पर्सन ग्रह पे गया है, वो कब गया है, क्यों गया है, उसका उद्देश्य क्या था, कितने दिन वो रहा, तो बच्चों को विज्ञान से रिलेटेड इस प्रकार की कहानियाँ बताते तो बच्चे उसमें क्या होते हैं? रोमांचित होते हैं। ठीक है, एक तरह से ये माना जाता है कि बच्चों के अंदर कौन सा गुण विकसित होता है? रोमांच का। रोमांच। ठीक है, जैसे उनका कोई चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर के बिहाफ पे उन्हें अगर कहानी के माध्यम से वो चैप्टर क्लियर करेंगे, जैसे ग्रह का एक चैप्टर है, अब उन्होंने बच्चों को बताया कि इतने ग्रह होते हैं, ग्रह में ये होता है, फिर बच्चों को एक कहानी के माध्यम से और ज़्यादा एक्सप्लेन हम कर सकते हैं कि ग्रह के अंदर क्या क्या चीज़ें, कि ग्रह तो फर्स्ट पर्सन वो कौन था जो ग्रह पे गया था, ठीक है, उसके बाद उसने वहाँ क्या क्या किया था, क्या क्या साधन अध्ययन किया था, कौन कौन सा रिसर्च किया था, इन सब तो बच्चों को वो चीज़ क्या रोमांचित लगती है। तो विश्व में भी अभी ये लेटेस्ट माना जाता है कि विज्ञान और रोमांच भी एक तरह से बहुत अच्छे, एक तरह से अध्ययन के विषय के रूप में जाने जाते हैं, जिसके अंदर बच्चे बहुत बखूबी रूप से उसका अध्ययन करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आता है इसके अंदर उपन्यास। ठीक है, अब ये देखो उपन्यास जो है, उपन्यास बेसिकली क्या है? उपन्यास का अर्थ है, उपन्यास शब्द का, उपन्यास
शब्द का अर्थ है सामने रखना। ठीक है, उपन्यास शब्द का क्या अर्थ है? सामने रखना। अब किस चीज को सामने रखना? तो हम ये मानते हैं उपन्यासकार जो होता है वो एक सृष्टि को सामने रखते हैं, एक मतलब ये मान लो एक नेचर को सामने रखते कि सृष्टि ये तरह से सृष्टि है, तो ये किसका अध्ययन कर रही है। ठीक है, जैसे आपने देखा है गीता जी पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो, वो एक सृष्टि के रूप में है, तो यही माना जाता है। तो उपन्यास में क्या होता है कि कोई चीज़ सामने रखकर, कोई जिस तरह सृष्टि सामने रखकर, या कोई भी किसी भी टॉपिक के विषय में बात करना चाहो, उस चीज़ को सामने रखकर उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये माना जाता है कि एक तरह से जो उपन्यास है वो क्या है? चित्र है, ना कि प्रतिबिंब। किसी का एक तरह से कोई भी विषय वस्तु है उसका एक चित्र माना जाता है, प्रतिबिंब नहीं, एक परछाई नहीं मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ये माना जाता है कि एक वैज्ञानिक है श्याम सुंदर दास के अनुसार श्याम सुंदर दास ने उपन्यास की डेफिनेशन इस प्रकार बताई है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। श्याम सुंदर जी बोलते हैं जो उपन्यास है वास्तविक जीवन, मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है कि व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है या उसका जो जीवन है वो वास्तविक रूप से है, तो उसका एक कल्पना कर सकते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया उपन्यास है सामने रखना, तो हम अपने वास्तविक जीवन को सामने रखकर एक तरह से उसका उपन्यास, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के नॉवेल्स पढ़े कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी जीवनी बता रहे हैं पूरी की पूरी, उनसे रिलेटेड कि क्या हुआ था, क्या मिस्ट्रीज हुई थी, तो वही चीज़ नॉवेल्स मानी जाती है। इसी तरह प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद बोलते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास है। क्लियर हो गया कि एक तरह से किसी भी पर्सन की जीवनी उपन्यास कहलाती है। तो ये माना जाता है कि प्रेमचंद बोलते हैं कि ये मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ जो क्या करता है, उसके रहस्यों पर प्रकाश डालता है, उसके क्या क्या रहस्य थे ओवरऑल सब बताता है। तो बच्चों को उपन्यास के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे बच्चों को उपन्यास के अपने बारे में, अपनी सृष्टि के बारे में या अपने जीवन के बारे में लिखना भी आए और समझना भी आए। तो इसलिए बच्चों को भी इसका अध्ययन करवाना चाहिए। फिर आता है इसके अंदर कविताएं।
कविताएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कविताएं। जैसा कि आपको पता है कविताएं से बच्चों में विभिन्न प्रकार के रस का, अलंकार का और विभिन्न प्रकार की व्याकरण का विकास होता है। बच्चे कविताएं जब समझते हैं तो उनके अंदर बच्चों की कल्पना शक्ति के साथ साथ बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल इन द सेंस कि बच्चों को उस भावार्थ को समझने का, एक रस रूपी समझने का, रस का भावार्थ समझने का गुण विकसित होता है। इसी के साथ वो बहुत सी बातों को समझते हैं और अपने आप को मार्गदर्शन करने के लिए तैयार करते हैं। तो जीवन एक कला है और उसे कलात्मक बनाने के लिए हमें कविताएं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर आता है इसके अंदर खबर और लेख। खबर और लेख तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब तक बच्चे अखबारों को नहीं पढ़ेंगे, उनको इतना नॉलेज नहीं होगी, अपने अंदर ज्ञान को विकसित करना, वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हो रही है, अपनी अर्थव्यवस्था कहाँ तक पहुँची, इन सब आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को खबर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ लेख, बच्चों को लेख लिखना आने चाहिए, आर्टिकल्स लिखना आने, तो टीचर्स को बच्चों को आर्टिकल्स लिखने के लिए प्रेरित करने चाहिए, क्योंकि अखबारों में भी विशेष रूप से अलग अलग सेशन में आर्टिकल्स लिखने के लिए आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पाठ्य। विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पाठ्य। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, जैसे रेल कोई दुर्घटना घटी है और व्यक्ति उस चीज को विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहा है, मतलब रेल की दुर्घटना घटी, उसने अपनी आंखों से उस चीज को देखा और जब वो उस चीज को लिखना चाहता है, जब वो विश्लेषण कर रहा है, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों व्यूज बताएगा, ठीक है। इसी तरह विवरणात्मक में होता है कि कोई नदी पर जा रहा है, कोई मतलब एक तरह से उसने ये मान लो परिक्रमा करी है, ठीक है ना, किसकी मथुरा में उसने परिक्रमा करी है, तो परिक्रमा करने के बाद वो अपने विवरणात्मक प्रदर्शित करेगा, अपना पूरा का पूरा विवरण बताएगा कि मैं वहाँ गया था, फिर मैंने ये किया था, फिर मैंने वो किया था। तो बच्चों को ये सब लिखना आना चाहिए। इसके लिए उसे ऐसी बहुत सी कहानियों को पढ़ना चाहिए, ऐसे रीडिंग करनी चाहिए, पठन करना चाहिए, जिसके जो वो स्वयं का विवरणात्मक भी प्रस्तुत कर सके और विश्लेषणात्मक भी प्रस्तुत कर सके किसी भी घटना का। फिर आता है चुटकुले और फिर आता है पहेलियाँ। चुटकुले और फिर आता है पहेलियाँ। इनके पहेलियों के माध्यम से क्या पहेलियों के माध्यम से बच्चों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, क्योंकि बच्चों के सामने हम कोई भी पहेली बोलते हैं तो वो अपने दिमाग पे जोर देते हैं, तो इसमें मस्तिष्क एक तरह से उसके मस्तिष्क पर जोर देता है, इसलिए उसके अंदर एक तर्क शक्ति का विकास होता है। तो बच्चों को पहेलियों के माध्यम से या पहेलियों का भी मतलब पढ़ना आना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, वो अपनी तरीके से पहेलियाँ बनाए या पहेलियों के जवाब दे सके। और चुटकुले, कभी कभी चुटकुलों के माध्यम से भी बच्चों को मनोरंजन, बच्चे क्या करते हैं अपने खाली समय भी इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उनमें क्या होता है ज्ञान विकसित होता है। तो ये सभी प्रकार के पाठों का हम अध्ययन कर सकते हैं। इनके द्वारा ही बच्चों में हर तरह की बातों का विकास होगा, सभी प्रकार के कौशलों का विकास होगा और उनके खाली समय का भी सदुपयोग होगा। अब आज का गृह कार्य है भाषा के संबंध में अलग अलग तरह के पाठों का वर्णन कीजिए। इसी तरह घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।